हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय हम लोग स्पर्धा बैच में हैं, जो कि एसएससी जेईई मैकेनिकल का 2023 के लिए बनाया हुआ बैच है। और आपको बता दें कि हमारी संस्था लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है। और इस समय एसएससी जेईई 2023 के लिए भी ऑफलाइन बैच सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में चल रहे हैं और बच्चे बहुत मन लगा के वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है हमें, तो आप लखनऊ आएँ जरूर। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो मैकेनिकल में हम लोग ऑनलाइन बैच चला रहे हैं। अभी सिविल में, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा मुश्किल है, तो समय लगेगा उसमें ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने में। तो आइए देखें कि स्पर्धा बैच की क्या खास बातें हैं। तो स्पर्धा बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो करना क्या होगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे, एक ऐप डाउनलोड करेंगे यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ऐसे ही आपको एक वहाँ लोगो मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले एक रेफरल कोड मैं आपको दे रहा हूँ, SJT20। अगर ये कोड आप यूज करते हैं तो आपको वहां पे फीस में 20% का एक ठीक ठाक सा अच्छा सा रिबेट मिलेगा। स्पर्धा बैच में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो आपको आपके साथ लगे रहेंगे, रस्तोगी सर हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थर्मल आपको पढ़ाएंगे। गौरव ओझा सर हैं जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के कोर्सेज डील करेंगे। और मैं आपके साथ रहूंगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, मैं आपको मशीन डिजाइन पढ़ाऊंगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसमें हम लोग हैं और 2-3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आज हम लोग सेंट्रॉइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हुए आज ये लास्ट लेक्चर होगा इसका। ठीक है, चलिए देखा जाए अब हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो का थोड़ा कंफर्मेशन दे दें चैट बॉक्स में, हमेशा की तरह, कि सब कुछ ओके है। अच्छा, पहले से ही मैसेज आ चुका है। ओके, ऑडियो वीडियो ओके है, ठीक है जी। तो हम लोग इस चैप्टर में हैं और सब कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, अब हम लोग बात कर रहे थे कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया था, फिर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे कुछ इनक्लोज्ड या बाउंडेड एरिया के, है ना। ये क्वेश्चन आपको देकर मैं लास्ट लेक्चर में विदा हुआ था और कहा गया था कि इस तरह के शेप का हमने सेंट्रॉइड निकालना सीखा था। सेंट्रॉइड निकालना पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि अगर आपके पास एक बाउंडेड रीजन हो, पैरा ऐसे करके, और भी कई तरीके से हो सकते हैं। एक एग्जांपल लिया गया था, ध्यान से देखिए। ये दिया गया था कि एक पैराबोला है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक ये एक्स एक्सिस है, इससे घिरा हुआ जितना भी एरिया है, इस एरिया का सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाएगा। तो एक लेक्चर में हम लोग बहुत ढंग से इसको सीखा गया था और सेंट्रॉइड निकाल के बाहर रखा था। देखिए एक्स बार की वैल्यू आई थी 3a/4 और वाई बार की वैल्यू आई थी 3/10 इंटू एच। ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया था। फिर बात आई थी कि अगर इसी का हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, मैं चाहता हूं कि ये एरिया इस ब्लैक लाइन या कहा जाए एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमने लगे या वाई के अबाउट ऐसे घूमने लगे, तो इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे कि इसी का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक, हाँ, ये प्रॉब्लम आपके सामने है। ठीक है, क्योंकि एक ये पूरा एक कर्व के फॉर्म में है, तो हमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेकर डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा और स्ट्रिप को इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने वाली बात है जो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, कि जो हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होते हैं, जो जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप ध्यान दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, सपोज दैट अपने पास कोई एक रेक्टेंगल था। ठीक है, रेक्टेंगल था, ये रेक्टेंगल था, हम लोगों ने इसका बहुत कुछ बार बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ किया था, इसका देखा था। ठीक है, एक मिनट अभी थोड़ा सा इसको ठीक कर दें। हाँ चलिए, ये रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल को अगर मैं चाहता हूं कि ये सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट घूमे, है ना, तो इसका अर्थ मैं ये कह रहा हूं, इसके अबाउट में घुमाना चाहता हूं। अब वैल्यू क्या आती है, आपको याद होगा कि BH³/12, है ना। लेकिन जैसे ही इस लाइन को बदल के हम इसके बेस के अबाउट आते हैं और कहते हैं हम इसके अबाउट घुमाना चाहते हैं, इसको बेस के अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाती है, तुरंत वैल्यू चेंज हो जाती है BH³/3। ये बात हम लोगों ने बार बार प्रूफ करके देखा है।
यहां से एक बात यह स्पष्ट होती है कि ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है। सिर्फ इस लाइन के यहां से यहां होने से फर्क क्या पड़ रहा है। रेक्टेंगल तो वही है, अभी भी इसका बेस b है और इसकी हाइट h है। अगर कोई कहे एरिया कितना है तो एरिया इसका हमेशा b इंटू एच ही रहेगा, है ना। तो ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, इन दोनों के बीच में चेंज क्यों हो रहा है ना। तो एक बात ये समझ में आता है कि चाहे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो चाहे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ये जो बात बताने जा रहा हूं ये दोनों पे ही लागू है। ये चाहे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो या एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो। एक्चुअली है क्या, आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन के इधर उधर अगर देखा जाए तो जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्षेत्रफल का जो वितरण है, बंटवारा है, इस लाइन के इधर उधर देखा जाए तो जो एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, इक्वल है। जितना इस लाइन के इधर है उतना इस लाइन के इधर है ना। जब मैं यहां लाइन खींचता हूं तो दिखाई क्या पड़ता है, इस लाइन के ऊपर नीचे एरिया सेम डिवाइड हो रहा है, हाफ हाफ डिवाइड कर दे रहा है। एरिया भी सेम है और साथ में शेप भी सेम है ना। तो इसका मतलब ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हटा के मैं इस लाइन पे आता हूं तो दिखाई क्या पड़ता है कि पूरा का पूरा एरिया लाइन के एक तरफ ही तो है, एक्सिस के एक तरफ ही तो है। तो एक्सिस के बदलने से होता क्या है, तो एक्सिस के बदलने से होता क्या है कि एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द एक्सिस वो चेंज हो जाता है ना। एक्सिस के चेंज करने से क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, है ना, क्या लिख रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, यहां पे ले रहे हैं एरिया का एग्जांपल तो एरिया होगा, वैसे अगर मास लिया जाए तो मास हो जाएगा, है ना। एरिया या मास, है ना, विल चेंज है ना, कहां पे, अक्रॉस द एक्सिस। एक्सिस के चेंज करने से जब भी हम एक्सिस को चेंज करते हैं, एक्सिस को जब चेंज करते हैं तो ये घटना घटती है। इसी की वजह से हमारा ये जो वैल्यूज है बदल जाती है। मतलब कुल मिला के एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो एक्सिस को बहुत ध्यान से इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इस रोशनी में जितना आपने बात हुई है इसके साथ में हम लोग इसमें आते हैं नेक्स्ट इसमें। ठीक है, चलिए, तो हमें कहा गया है कि इस एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है और एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि हम जो भी इसमें स्ट्रिप एज्यूम करें, है ना, वो स्ट्रिप जिस एक्सिस के अबाउट निकालना हो उससे इक्वल डिस्टेंस पे दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम वाई एक्सिस के अबाउट पहले निकालना चाहते हैं, सपोज दैट कि वाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं, तो सही तरीका ये है, जो एक जनरल तरीका है कि हमें जो स्ट्रिप लेनी चाहिए वो स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप लेनी चाहिए, ऐसे करके, है ना। ये स्ट्रिप लेके हमें यहाँ पे रखना चाहिए। इसको, इस स्ट्रिप की डिस्टेंस यहां से वाई एक्सिस से देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा, देखिए खास बात देखिए क्या ऐसा हो रहा है। ऐसा करने से हो क्या रहा है, ऐसा करने से सिर्फ ये हो रहा है, देखिए अगर मैं स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं तो इस स्ट्रिप का हर पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट देखेंगे इस स्ट्रिप, इस वाई एक्सिस से हमेशा बराबर दूरी पे है, वाई एक्सिस से हमेशा बराबर दूरी पे है ना। तो इसको हम सिंपल तरीके से जो हमने फॉर्मूले सीखे हैं कि एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। उससे इसको निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही एक ऑप्शन और है, अगर मुझे एक्स के अबाउट इसको कैलकुलेट करना पड़े, इसको एक्स के अबाउट कैलकुलेट करना पड़े तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना ये चाहिए कि मैं एक स्ट्रिप ऐसी एज्यूम करूं जो कि हॉरिजॉन्टल हो, ये स्ट्रिप लेके यहां आऊं, क्या फर्क पड़ा, देखिए एक्स एक्सिस से स्ट्रिप का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसा किया जाए तो 2 बार स्ट्रिप लेके हम लोग आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें हमें 2 बार अलग अलग क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने अभी एक चीज देखी थी, क्या देखा था, इसको देखिए, हमें इस रेक्टेंगल का बेस के अबाउट फॉर्मूला मालूम है, जो वैल्यू क्या है, bh³ by 3,
मालूम है ना। तो अगर मुझे बेस के अबाउट ही घुमाना है, जैसे इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन तो यही है ना कि ये जो हमारा शेप दिया गया है, इस शेप का बेस यही है, इसी के अबाउट घुमाना है। तो अगर मैं एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे एज्यूम कर लेता हूं, ऐसे एज्यूम कर लेता हूं, तो इसी स्ट्रिप को भी हम चाहे तो bh³ लगाकर इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हैं। इसके अबाउट घुमा देंगे तो इसी स्ट्रिप से हमारा इस एक्स एक्सिस के अबाउट टोटल एरिया का निकल जाएगा, और इसी स्ट्रिप से हम इसके अबाउट भी कर लेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें दिखाई पड़ता है कि ऐसा स्ट्रिप एज्यूम किया जाए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कांटेक्ट करता हो, टच में आता हो, ठीक है ना। तो ये स्ट्रिप लेने से बेटर है, ऐसा स्ट्रिप लेने से बेटर है कि ये स्ट्रिप लिया जाए जिससे कि इसका बेस वाला पार्ट इससे टच करता हो। तो एक एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे हम लोग bh³ से, और y एक्सिस के अबाउट निकालने का तो जो फॉर्मूला होगा वो सिंपल फॉर्मूला जो पढ़ते हैं फंडामेंटल इक्वेशन, आई वाई इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² d, उसको इससे निकालेंगे। इतनी बात मेरी समझ में कुछ आई है, थोड़ी कम आई होगी मुझे मालूम है, क्योंकि अभी जब करेंगे तो डिटेल में आएगी। ये बात समझ में आई है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बता दें जरा चैट बॉक्स में, एक बार जरा चैट बॉक्स में सूचना दे दें, जिससे आइडिया मिल जाए कि हाँ ये बात मेरी क्लियर हो रही है कुछ, और नहीं भी है तो थोड़ा अभी जब करने चलेंगे तो चीजें आसान से दिखाई पड़ेंगी। तो करने क्या जा रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल नहीं कर रहे हैं, मैं बताना ही चाहता कि हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल करने से 2 बार हमें लेना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा और टफ हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इसमें नहीं जा रहे हैं, वर्टिकल लाइन के साथ जा रहे हैं। देखिए कंसीडर किया मैंने एक स्ट्रिप, कंसीडर ए स्ट्रिप, ऐसी एक स्ट्रिप है ना, ये एक स्ट्रिप है जिसको ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। जिस स्ट्रिप की जो थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं कह रहा हूं कि थिकनेस इसकी dx है, ये थिकनेस dx है, ठीक है। और इसको जो है कहां पे लिया गया है, तो आप कह रहे हैं कि इसको यहां से x डिस्टेंस दूरी पर इसको लिया गया है, x डिस्टेंस की दूरी पर इस स्ट्रिप को एज्यूम किया गया है। और ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, और ये डिस्टेंस हमने लिया है x। dx, तो कंसीडर ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, या फाइनली कह सकते हैं, रुकिए जरा, कंसीडर ए स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, ये स्ट्रिप लिया गया है ऑफ थिकनेस dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ये आपने स्ट्रिप यहां से यहां तक लिया, ठीक है। जो स्ट्रिप ऐसी है जो x एक्सिस से टच में है, पहले हम लोग आई एक्स को निकालने चल रहे हैं। पहला हमारा उद्देश्य क्या होगा, आई एक्स को निकालना, ठीक है। आइए देखा जाए, चलिए ध्यान से देखिए, इस स्ट्रिप को अगर मैं निकाल के बाहर ले आता हूं और dx को बहुत पतला मानता हूं, तो ये जो ऊपर थोड़ा सा ट्रायंगुलर फॉर्म में कट रहा है इसको नेग्लेक्ट कर लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसी स्ट्रिप को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म की स्ट्रिप में हम लोग ले सकते हैं। इस स्ट्रिप को मैं बाहर ले आता हूं तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ये कुछ मुझे ऐसे दिखता है, देखिए ये आई, यही सेम स्ट्रिप यहां पे आ गई, ठीक। इसको निकाल के मैं यहां लाता हूं ऐसे, है ना। और dx बहुत छोटा है, इसलिए इसका जो टेपर वाला जो ट्रायंगुलर सेक्शन है इसको नेग्लेक्ट करके रेक्टेंगल ले लिया गया। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी हमें चौड़ाई मालूम है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, ये मालूम, ये कितनी है dx, ठीक है। बाकी क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि जो पैराबोला कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है, y = kx²,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है h। ठीक है, हमें इस स्ट्रिप का हम करने क्या जा रहे हैं पहले समझिए, हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं कि पहले मैं इस स्ट्रिप को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लूंगा, इसके अबाउट रोटेट कर लूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो इसके लिए जो बेस्ट फॉर्मूला क्या है आप देखिए, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, बी एच क्यूब बाई थ्री। बी एच क्यूब बाई थ्री अगर लगा देते हैं तो बेस के अबाउट घूम जाता है। तो मुझे अगर इस स्ट्रिप को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, दैट इज बी एच क्यूब बाई थ्री। अब मुझे ये हाइट नहीं मालूम है, बस एक ही समस्या है, बस एक ही समस्या है, ये जो हाइट है ये हाइट नहीं मालूम है, तो इस हाइट की निकालने की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, जब ये मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, आइए देखा जाए। ठीक है जी, कुछ चीजें भी थोड़ा ज्योमेट्री में देखेंगे। अच्छा, दो पॉइंट यहां खास दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, एक पॉइंट जरा ये देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या कोऑर्डिनेट होंगे देखिए जरा, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, देखिए नीचे लिखा है a, तो x इसका x कोऑर्डिनेट हो गया a और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया h, ये पॉइंट x एक्सिस से कितना ऊपर है तो h। तो अगर इसके कोई कोऑर्डिनेट लिखने को कहे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप क्या बताओगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बताओगे कि x की वैल्यू है a एंड y की वैल्यू क्या है h। ठीक है, और ये ऐसा पॉइंट है जो कि इस स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का आपस में इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब ये इस लाइन पर भी है, इस पैराबोला पर भी है। तो ये पॉइंट अगर इसका नाम दे दे कुछ, सपोज दैट इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूं, ए, तो पॉइंट ए पैराबोला पर भी है और स्ट्रेट लाइन पर भी है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेंगे और स्ट्रेट लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं पैराबोला को सेटिस्फाई कराता हूं, देखिए कैसे, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है के एक्स स्क्वायर। इसमें अगर इस पॉइंट की वैल्यू रखी जाए तो x के बदले क्या लिखेंगे a और y के बदले क्या लिखेंगे h, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू के और x की वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर। यहां से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, दैट इज k की वैल्यू मिल गई h अपॉन a स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, बाद में कांस्टेंट की वैल्यू हमें रिप्लेस करने की बात आएगी तो ये वैल्यू रख ली जाएगी। ठीक है, एक फायदा ये मिला इसको सेटिस्फाई कराने से। ठीक है, चलिए ये काम हो गया। ठीक, अच्छा एक काम और करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इस जो हमारे पास स्ट्रिप है, ये जो भी हमारे पास स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को फिल कर दें। हाँ, ये स्ट्रिप दिख रही है, इस स्ट्रिप की जो हाइट है हमें जो मालूम नहीं है, इसकी हाइट को मान लेते हैं y, है ना, हॉरिजॉन्टल होता है x मानते हैं, वर्टिकल को मान लिया y, मतलब ये डिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल y है। इक्वेशन क्या है, एक्सिस क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और इसको मान लेते हैं स्मॉल वाई। ठीक है, या एच मान लेते हैं, ऐसा क्या है, एच मान लीजिए, चलिए वाई से कंफ्यूजन होगा तो एच मान लेते हैं, ये एच है। ठीक है, अब आसान लगेगा। अब कोई पूछे आपसे कि ये जो पॉइंट यहां पे दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, इस स्ट्रिप पर ये पॉइंट जो यहां पे है, मतलब इस स्ट्रिप का टॉप वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखेंगे तो यहां मिलेगा नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप क्या कहेंगे, ये पॉइंट कहां पे है, ये पॉइंट स्ट्रिप के बीचों बीच से गुजर रही है, जहां से इसके सेंट्रॉइड गुजरती है, इस सेंट्रॉइड पॉइंट से गुजर रही है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखिए ये लाइन वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी है, दैट इज एक्स, है ना, और इसकी हाइट कितनी है h, ये पूरी हाइट यहां से यहां तक कितनी है, हमने एज्यूम किया है h। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या होंगे, आप कहेंगे x स्मॉल x कॉमा h। ये पॉइंट मान लेता हूं, इस पॉइंट का नाम है b। तो a और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गए हैं कि मैंने ये x और h कैसे लिखा है और a और h कैसे लिखा है। एक बार चैट बॉक्स में बता दिया जाए, x और h कैसे लिखा गया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए हैं।
जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताइए। हाँ चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको एक्स एक्स। अच्छा ध्यान से देखिए, तो क्या ये पॉइंट भी पैराबोला पे नहीं है? पॉइंट बी जो है ये भी तो इसी पैराबोला पर है। जैसे पॉइंट ए कहां पे था, एक्सिस और दोनों पे था, वैसे ये पॉइंट कहां पे, पैराबोला पे है। तो ये पॉइंट भी पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। फिर से ही काम करते हैं, दोबारा से सेटिस्फाई कराते हैं पैराबोला को। इक्वेशन क्या है पैराबोला की, y इज इक्वल टू के कैपिटल एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू क्या है, k इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर। तो y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, h। k तो अपने पास है ही है, जरूरत पड़ेगी तो k की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा x के रिप्लेस पे क्या लिखेंगे, x कैपिटल x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल x स्क्वायर। तो हमारी h की वैल्यू क्या आ गई, k एक्स स्क्वायर। क्या आ गई, के एक्स स्क्वायर। तो हमें अब h की वैल्यू मिल गई, दैट इज के एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा एलिमेंट था, उस एलिमेंट की हमें हाइट मिल गई, उस एलिमेंट की हमें इसकी मदद से ये हाइट मिल गई। ओके हुआ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, अब इस एलिमेंट को बहुत ध्यान से देखिए। कौन सा एलिमेंट, ये वाला, इसको, ठीक है। ये एलिमेंट ध्यान से देखिए। अब इस एलिमेंट का हमें चौड़ाई पता है और ऊंचाई भी पता है, मतलब b पता है और h पता है। हम कर क्या रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगे। आई एक्स ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस। ये बात समझ में आ रही ना? चलिए तो लिखते क्या है, हम लिखने क्या जा रहे हैं, ठीक है, एरिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप अबाउट एक्स एक्सिस, जिसको कह रहे हैं आई एक्स ऑफ स्ट्रिप। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी स्ट्रिप रेक्टेंगुलर है, हम इसको इसके अबाउट घुमाना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि बी एच क्यूब बाई 3 वाला फॉर्मूला लगा दें। b की वैल्यू होगी dx और h की वैल्यू होगी के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे बी एच क्यूब बाई 3। इस फॉर्मूले की मदद ली जाएगी। तो फॉर्मूला लगने के बाद क्या आएगा, और ध्यान से देखिए, तो क्या लिखा जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी dx, है ना, और h की वैल्यू हो जाएगी के एक्स स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर की पावर 3 डिवाइड बाई बी एच क्यू डिवाइड बाई 3। बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आराम से करनी पड़ेंगी, नहीं फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो आई एक्स ऑफ स्ट्रिप आपको मिल गई, आई एफ आपको स्ट्रिप मिल गई, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, के की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 3 इंटू डी एक्स। ये आपने, अगर ये छोटा सा एलिमेंट रोटेट करने की कोशिश करे तो उसकी वैल्यू आपने निकाल के रख लिया है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि पूरा एरिया इसी एक्सिस के अबाउट घूमने लगे। तो करना क्या है, इस एलिमेंट का निकल ही चुका है और इसको इंटीग्रेट कर दें। कैसे, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। एक्स की लिमिट जरा देखिए ध्यान से, तो एक्स की लिमिट देखिए, तो यहां से लेकर, देखिए ध्यान से, बड़ा कर दें थोड़ा सा, अब दिखाई पड़ेगा। ये ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है, a, और हमने इस एलिमेंट को लिया है यहां से x डिस्टेंस पे। तो ये जो हमारा एलिमेंट है यहां आ सकता है और यहां तक जा सकता है। मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस 0 और मैक्सिमम डिस्टेंस a। तो x की लिमिट क्या दिखाई पड़ रही है, फ्रॉम 0 टू a। आप लिख सकते हैं कि x की लिमिट क्या होगी, x की लिमिट क्या हो जाएगी, है ना, x की लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू a, दिस विल बी द लिमिट ऑफ x। ये बात समझ में आ गई है? तो अगर हमें
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल एरिया निकालना है, मींस आई एक्स निकालना है। हमें करना क्या पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई एक्स ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम 0 टू ए। इतनी बात समझ में आ गई? इतना तक समझ में आ गया तो मैकेनिक्स हो गई खत्म। अब केवल बची है कैलकुलस। अब कैलकुलस में ही थोड़ा सा हाथ पैर लगाना है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई है ना? कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी को? आइए, ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया जाए फ्रॉम 0 टू ए। दैट विल बी आई एक्स, बहुत ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा लेंदी हो जा सकता है। 0 टू ए, आई एक्स की वैल्यू क्या है, k की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, जहां पे k की पावर 3 डिवाइड बाई 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x की पावर 6 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 7/7 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू a। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, बस काम खत्म होने वाला है इसमें। तो ये हो गया आई एक्स क्या वैल्यू हो गई, k की पावर 3 डिवाइड बाई 3 और इंटू a की पावर 7 डिवाइड बाई 7। तो फाइनली हमें दिख रहा है अभी तो कि k की पावर 3 इंटू a की पावर 7 डिवाइड बाई 21, ये वैल्यू दिखाई पड़ी है। ठीक है, अच्छा एक बात ये भी, हम लोग कांस्टेंट भी निकाल ही चुके हैं, तो कांस्टेंट अगर निकाल चुके हैं तो कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें। कांस्टेंट को रिप्लेस कर दें कैसे, इस वैल्यू को उठा के यहां पे फिट कर दें। तो जब कांस्टेंट रिप्लेस हो जाएगा तो k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखा जाए, k की वैल्यू वहां पर रिप्लेस कर दें, क्या हो जाएगा, आई एक्स k की पावर 3 है, k की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहां पर देखिए तो h की पावर 3 हो जाएगी और a की पावर 6 हो जाएगी। k की पावर 3 का मतलब ये तो हुआ ना, h की पावर 3 और a की पावर 6 इंटू 3 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, नीचे वाला 3 ये वाला है ना, या सीधे 21 ही लिखे ना, 21 रहेगा ही, मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 7 रहेगा। देखिए ध्यान से देखिए तो सब कुछ कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। a की पावर 6 से ये पावर खत्म हो जाएगी, तो मुझे लग रहा है जो वैल्यू बचती हुई दिखाई पड़ रही है वो फाइनल वैल्यू आ रही है आई एक्स इक्वल टू एच की पावर 3 a डिवाइड बाई 21। This is the final moment of inertia. Final moment of inertia about x-axis of the given shape. जरा एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि यहां तक कोई समस्या तो नहीं आई है, यहां तक बात को समझने बूझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है यहां तक? पूरा जितना एरिया था वो हमारा इसके अबाउट घूमने लगा। अब ये पूरा एरिया घूमने लगा एक्स एक्सिस के अबाउट, दैट इज आई एक्स। एक बार चैट बॉक्स में जब बता दें, एक बार चैट बॉक्स में बता दें जल्दी से, आई एक्स निकल गया है? ठीक है जी, चलिए बढ़िया है। तो अब हम लोग निकालते हैं आई वाई। ठीक, एक काम तो हो गया, अब इसी का निकालना है फिर से आई वाई। कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसी स्ट्रिप से निकालेंगे, नई स्ट्रिप नहीं एज्यूम करेंगे, है ना, क्योंकि नई स्ट्रिप एज्यूम करेंगे तो फिर से तो ये सारा ताम झाम करना पड़ेगा। यहाँ फायदा मिला, ये स्ट्रिप इसके टच में थी, bh³/3 फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने इसको निकाल लिया। आइए इसके इस साइड में हम लोग निकालते हैं दूसरे केस को, आई वाई। ठीक, यहाँ लिख देता हूं मैं कि इस तरफ सॉल्व किया गया है आई एक्स, ये प्रोसेस चल रहा है
आई एक्स के लिए, जो कि निकाल दिया गया। अब इस तरह प्रोसेस में आते हैं तो आई वाई देखते हैं। यहां देखा जाएगा आई वाई, आई वाई, ठीक। चलिए थोड़ा सा गौर किया जाए फिर से एक बार, फिर से बहुत ध्यान से देखिए। अब हमें इसको रोटेट किस एक्सिस के अबाउट करना है? रोटेट करना है एक्स एक्सिस के अबाउट। और हमें दिखाई क्या पड़ा कि जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट का हर पॉइंट इस एक्सिस से बराबर दूरी पे है, ठीक है ना। और ऐसा कोई फॉर्मूला भी हमारे पास नहीं है कि जो bh³/12 या bh³/3 इसके ऊपर इसके इस एक्सिस के अबाउट लगा दिया जाए। इस स्ट्रिप के ऊपर ये फॉर्मूले लगाए जाएं लेकिन रोटेट करे वाई एक्सिस के अबाउट, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। दूर है उससे ना, इतना दूरी पे है, कितना दूरी है? एक्स दूरी पर है ना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो जब कुछ नहीं है तो जो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सिस्टम होता है, फंडामेंटल सिस्टम क्या था याद करिए, क्या बताया गया था? फंडामेंटल सिस्टम आपको यही बताया गया था, थोड़ा सा रिवीजन करिए। ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, और कहा गया था कि अगर कोई एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया, अपने पास कोई एरिया है, इसका एरिया अगर डी ए है और इसका सेंट्रॉइड पॉइंट यहां पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगी? ये डिस्टेंस कहलाती थी x और ये डिस्टेंस कहलाती थी y। यही तो बोलते थे ना कि ये डिस्टेंस x होती थी, ये डिस्टेंस y होती थी। फिर उसके बाद जब आप कहते थे कि हमें इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो आप क्या कहते थे? आई वाई अगर निकालना है तो आप कहते थे कि इस एरिया को इस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, एरिया को डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, तो आप उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल जाएगा। यही फंडामेंटल इक्वेशन थी हमारे पास बिल्कुल बेसिक में। अगर आपको आई एक्स निकालना है, आई एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को इस y के डिस्टेंस से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे नहीं क्या, तो सर अभी इसमें आपने ये वाले फॉर्मूले क्यों नहीं यूज किए? क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि हमारा ये जो पूरा पूरा शेप था एक्स एक्सिस के टच में था, कांटेक्ट में था, इसको टच कर रहा था, और मुझे इस रेक्टेंगुलर शेप का bh³/3 वाला फॉर्मूला मालूम है, तो इसलिए हम उसको ऐसे ना करके आसान शब्दों में आसानी से कर लिए, केवल इजी करने के लिए। कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है ना। ठीक है, बस करना क्या पड़ेगा? हमें एक ऐसी स्ट्रिप एज्यूम करनी पड़ेगी जिसका हर पॉइंट एक्स एक्सिस से बराबर दूरी पे हो, मतलब इसी स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल एज्यूम कर लेंगे तो हो जाएगा, है ना। तो बार बार क्यों स्ट्रिप एज्यूम करें? ये वाली स्ट्रिप bh³/3 से इसके अबाउट घूम गया और यहां दिखाई पड़ा तो ये इससे बराबर दूरी पे है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आई वाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने चल रहे हैं, ठीक है ना। आइए बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर डी ए। आइए ठीक, चलिए ध्यान दीजिए जरा। अब बात करनी पड़ेगी फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो क्या लगाना है फॉर्मूला? फॉर्मूला लगेगा आई वाई इक्वल टू एरिया निकालेंगे किसका? स्ट्रिप का, इस स्ट्रिप का एरिया। ये एरिया कितनी दूर है यहां से? एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया वाई एक्सिस के अबाउट। ये स्ट्रिप हमारा ऐसे ऐसे घूमने लगा, उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया घूमने लगा। यही एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला हम वहां पे यूज करने चल रहे हैं। देखिए ध्यान से, तो खाली एक चीज बचती है कि हमें इस स्ट्रिप का एरिया मिल जाए, डीए मिल जाए। सारा काम तो करके रखा हुआ है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ करके रखा है। देखिए ध्यान से, यही फायदा था इसका। देखिए इसी स्ट्रिप का एरिया चाहिए था आपको, तो ये स्ट्रिप यही तो है, ये सामने आपके पास स्ट्रिप है। इसकी चौड़ाई कितनी है? dx, और ऊंचाई कितनी है? हाइट h के स्क्वायर। आपने दोनों निकाल के रखा हुआ है, इसका मतलब आपने पहले से ही dA निकाल के रखा हुआ है। आप चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप, क्या लिख सकते हैं?
कि जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, मान लेते हैं इसको डी ए। तो डी ए की वैल्यू तो आपको मालूम है ना, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो h इंटू डी एक्स या के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। ये आपने h की लिमिट निकाल के, एरिया निकाल के पहले से रखा हुआ है, देखिए सब कुछ निकल गया, ठीक। अच्छा, ये स्ट्रिप कितना दूरी है, तो x दूरी पे है, हमें डिस्टेंस के स्क्वायर से इस पे कहते हैं इंटीग्रेट करना है। आइए शुरू कर देते हैं, सीधे सीधे अपने मेथड पे आ जाए। बहुत ध्यान से देखिए, ये काम आसान हो जाएगा। आप लिखेंगे आई वाई, फिर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, स्ट्रिप कितनी दूरी पे है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, और डी ए क्या होगा, के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, यही तो है ना, एक्स स्क्वायर इंटू के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई, ओके। लिमिट क्या होगी, क्योंकि हमें एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट क्या होगी, लिमिट तो हमारी फिर यही रहेगी ना, 0 टू ए, तो लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू ए, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो आई वाई इक्वल टू हो जाएगा, के तो बाहर आ गया, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 फ्रॉम 0 टू ए, दैट इज एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो आई वाई की वैल्यू क्या हो गई, के और x की पावर 5/5, लिमिट हो गई फ्रॉम 0 टू a। और सॉल्व कर लें तो आई वाई की वैल्यू हो गई के a की पावर 5/5, a की पावर 5/5, ठीक है ना। ऐसा करते हैं कि k की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना, हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं। कहाँ रखा है, ये देखिए k की वैल्यू रखी है, इसी को लाके यहाँ पे रिप्लेस कर दें, है ना। इसको अगर यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो क्या मिलेगा, k की वैल्यू है h/a स्क्वायर, तो k की वैल्यू है h/a स्क्वायर, h/a स्क्वायर, और इंटू हमें और क्या बचता है, a की पावर 5/5। तो यहां से देखिए कुछ कैंसिल हो जाता है, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी 3, हमें मिलेगा क्या फिर, वी विल गेट आई वाई इक्वल टू h a की पावर 3 डिवाइड बाई 5, h इंटू a की पावर 3 डिवाइड बाई 5, ये अपने को आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है। एक बार जरा चैट बॉक्स में फिर से सूचना दिया जाए कि चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं। h इंटू ए की पावर 5, ये फाइनली अपने पास दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने निकाल के रख लिया। एक बार चैट बॉक्स में बताइए, उधर निकाला गया है आई एक्स, उधर निकाला गया है आई वाई। अच्छा, दूसरा वाला क्लियर नहीं हुआ, ओके ठीक है। बल्कि दूसरा वाला तो ज्यादा सिंपल है, क्योंकि दूसरा वाला ये वाला पार्ट ना आई वाई, ये बिल्कुल फंडामेंटल चीजों पे है। फंडामेंटल यही था ना कि हमें जिस एरिया का किसी भी, देखिए फिर देखा जाए उसी को, फंडामेंटल इक्वेशन पे जाया जाए। बेसिकली जब शुरुआत में एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया गया था, तो आपको यही बताया गया था ना कि अगर अपने पास सपोज दैट कोई छोटा सा एरिया है, कोई भी छोटा सा एक एरिया लिया,
है ना, या ऐसे समझें, मान लीजिए बड़ा सा एरिया लिया, ये बड़ा सा एरिया लिया, इसका एरिया कितना है, ए है। हम चाहते हैं कि ये एरिया एक एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, इस एक्सिस के अबाउट ये एरिया इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, ऐसे ऐसे घूमने लगे, या ये एरिया इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमने लगे। तो क्या बताया गया था आपको, तो आपसे कहा गया था कि एक छोटा सा एरिया ले लीजिएगा, छोटा सा एरिया, इसी के अंदर मान लीजिए हमने छोटा सा एरिया लिया, ये देखिए बहुत छोटा सा एरिया, सपोज दैट ये छोटा सा एरिया लिया। इस छोटे से एरिया का जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, y है। यही बात हुई थी ना, यही बात हुई थी। अब आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। फिर क्या कहा गया था कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है, कि सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यही बात हुई थी ना, कि अगर एरिया का, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है dA, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस है y, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। यही हुआ नहीं हुआ। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन है, तो कहा गया था कि पहले एरिया को डिस्टेंस से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फिर उसी को डिस्टेंस से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया को ही आप क्या जानते हैं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से, है ना। तो अगर मैं इस छोटे से एरिया को, बहुत ध्यान से देखिए, छोटे से एरिया को, डीए को एक बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इसी को फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस डिस्टेंस से, तो ये हो गया सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, किसका, इस छोटे से एलिमेंट का। मतलब ये छोटा सा एलिमेंट अब इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगा, इस वैल्यू ने लिखा, इस वैल्यू का मतलब क्या है कि छोटा सा एलिमेंट ऐसे ऐसे घूमने लगा। मैं चाहता हूं कि पूरा पूरा एरिया घूमने लगे, तो इसी को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और किसके अबाउट घूम रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट, तो मैं क्या लिखूंगा, आई वाई। ठीक है ना। ठीक ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं इस एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, तो मैं लिखूंगा आई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी। बात समझ में आ रही है, ठीक है, हाँ आई वाई, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर कोई कहे कि जेड एक्सिस के अबाउट घूमने लगे, तो जेड एक्सिस डिस्टेंस यहां से यहां तक देखी जाएगी, इस डिस्टेंस को आपने कहा था आर, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट घुमाना है आपको, इसके अबाउट घुमाना है ना। तो आप कह रहे थे क्या, आई जेड क्या कह रहे थे, इंटीग्रेशन ये डिस्टेंस आर स्क्वायर डी। तो यहां पे जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमें आई वाई निकालना है। तो करना क्या चाहिए, एक एलिमेंट लें, वो एलिमेंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है, वो एलिमेंट वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है। तो हमने कहा देखिए, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा करते हैं अब, ये देखिए, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ये छोटा सा एलिमेंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पे है। इस एलिमेंट का एरिया कितना है, डीए है, तो डीए को इस डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए डीए को क्या किया, ये छोटा सा हमारा डीए था, डीए को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, फिर डीए की वैल्यू पुट कर दी, डीए वैल्यू निकाल रखा हम लोगों ने। इस स्ट्रिप की लंबाई चौड़ाई मालूम है ना, लंबाई भी मालूम है, चौड़ाई भी मालूम है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये डीए निकाल रखा है। जब डीए निकल गया, उसके बाद सिर्फ यहां ला के इसको पुट करके केवल इंटीग्रेट ही तो करना है। इतनी बात समझने के बाद क्या अब क्लैरिटी कुछ आई, कुछ चीजें समझ में आई, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। और नहीं तो भी एक क्वेश्चन और करेंगे, एक न्यूमेरिकल और ले लेंगे इसी का, है ना, वो भी करके देख लेंगे। क्या कुछ बात समझ में आई है, जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि अभी एक प्रॉब्लम और करते हैं, इसी टाइप की है, करना यही सब है, ठीक है, करना ऐसे ही है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, ठीक है, फिर उसमें शायद कुछ और क्लियरिटी बन जाए,
आइए नया प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक, प्रॉब्लम कुछ ऐसे रहेगी कि सपोज दैट पैराबोला का ही लेंगे। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक लाइन और खींची जा रही है। जो क्वेश्चन अभी लिया था ना, लगभग लगभग उसी का रिवर्स फॉर्म में चल रहा है, उसी का रिवर्स है। तो मैंने एक लाइन ये खींची, पहले यही लाइन वर्टिकल थी, अब यही लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, ठीक है ना। अब जो पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बना लेते हैं। वो पैराबोला पहले ऐसे बन रहा था, पहले कैसे था, ऐसे करके था, है ना, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला एरिया बाउंडेड हो गया। इसका निकालना पड़े, इस एक्सिस के अबाउट, इस और इस एक्सिस के अबाउट। लेकिन चलो अभी ए पैराबोला मैं ऐसे ले रहा हूं, रुको जरा सही बनाऊं, दिख गया ना, सही है। रुको थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और ऊपर ले ले, अब सही बनेगा। ठीक है, ये बन गया। ये जो बाउंडेड एरिया है इसी को रोटेट करना है, ठीक है। जबकि जो कुछ डायमेंशंस दी गई हैं, कुछ डायमेंशंस दी गई हैं कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी जहां पे टच कर रहा है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी जहां पे ये कांटेक्ट में आ रहा है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये भी ए है और ये भी ए है। कई बार क्वेश्चन में एक ही वैल्यू मिल जाएगी, एक ही वैल्यू 2 2 3 3 ऐसे 4 4 को दे देगा। तो इससे जो बाउंडेड एरिया है उसको सपोज दैट मुझे वाई एक्सिस के अबाउट और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है, ठीक है ना, वाई एक्सिस और एक्स के अबाउट घुमाना है। अब देखिए पिछले प्रॉब्लम में क्या था, पिछले प्रॉब्लम में क्या था, सॉरी, पिछले प्रॉब्लम में ये बाउंडेड एरिया एक्स एक्सिस से टच कर रहा था, तो हमने फायदा उठाया bh³/3 यूज करने का। अब की बार वाले प्रॉब्लम में ये एरिया वाई एक्सिस से टच कर रहा है, तो हमें फायदा उठाना चाहिए कि हम जो स्ट्रिप लें वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें। जो काम उधर एक्स में किया था वो काम वाई में करें, जो काम वहां वाई में किया था उसको एक्स में करें, ज्यादा बेटर ऑप्शन यही है, ठीक है ना। तो कंसीडर करें एक स्ट्रिप, एक ऐसी स्ट्रिप जो कि, अच्छा इसकी इक्वेशन लिख लें पहले। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो पैराबोला की इक्वेशन है y x इक्वल टू, इसकी इक्वेशन क्योंकि चेंज हो गई है ना, तो इसकी इक्वेशन मिल गई हमें कि इसकी इक्वेशन दी गई है कि x इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y। तो कैपिटल X इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है ना। चलिए आइए देखा जाए। ध्यान दीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है, दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। पहले बता दीजिए बिना कुछ सोचे ही, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जल्दी से बताओ तो। ये पॉइंट हमने मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाए, जल्दी से। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखे जाएं, जल्दी बताओ भाई। हाँ ए कॉमा ए, बढ़िया बढ़िया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा ए, ये चीज आपको अच्छी है, ए कॉमा ए, ठीक है ना। अच्छा ये दोनों ही पॉइंट, क्योंकि इसे फायदा क्या मिला ना, ये पॉइंट ऐसा है जो एक्सिस पर भी है, ये सॉरी स्ट्रेट लाइन पर भी है, पैराबोला पर, ये दोनों सेटिस्फाई करेगा। फायदा ये मिलेगा कि इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, सेटिस्फाई करा दें, तो कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। पिछली बार भी यही किया था। आइए जल्दी से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है x इक्वल टू
के इंटू वाई स्क्वायर ही तो है, ठीक है ना। तो जहां पे इसको जरा मैं कैपिटल कर दूं, पहले तो कैपिटल वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू यहां रख दें तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा a, y के प्लेस पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या आ गई, a से ये कट गया तो हमारे ख्याल से 1/a आ गई, k की वैल्यू आ गई 1/a। और ये जहां हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में जब कांस्टेंट वगैरह आ जाएंगे तो सब इसको रिप्लेस करने के काम आ जाएगा। अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, इसका फायदा हमें ये मिला। चलिए अब एज्यूम करते हैं स्ट्रिप एक। कैसे स्ट्रिप एज्यूम करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा एरिया इसके टच में आ रहा है तो एक ऐसी स्ट्रिप जो इसका बेस टच करता रहे, ठीक है ना। फायदा होगा थोड़ा सा, जल्दी से आसानी से हो जाएगा, और कोई ऐसी बात नहीं। चलिए हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एज्यूम किया आपकी बार, ये देखिए ऐसे स्ट्रिप और ये स्ट्रिप, ठीक है। और ये स्ट्रिप हमने ऐसे बना लिया, ये स्ट्रिप हो गई, ठीक है ना। इसी स्ट्रिप की बातचीत होने वाली है जहां भी होने वाली है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिप हमारी फिर से कहूंगा कि थोड़ा सा टेपर वाला फॉर्म है, क्योंकि dx बहुत छोटी वैल्यू है, तो इस टेपर को हम टेपर ना मान के एक ऐसी स्ट्रिप मानेंगे जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है हमेशा की तरह, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, आइए। तो इसी स्ट्रिप को अगर निकाल के बाहर ले आते हैं तो स्ट्रिप हमें दिखाई कैसे पड़ेगी, दिखाई कुछ ऐसे पड़ेगी, देखिए ये स्ट्रिप हमें ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक। और कहाँ ले आऊंगा इसको, मैं बाहर लाके रखूंगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस से टच कर रही है। देखिए स्ट्रिप यहाँ पे थी, इसको मैं निकाल के लाके बाहर यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ दिख गई ना, ये दिख गई, ठीक है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। चलिए इसकी बात कर लें, स्ट्रिप कहाँ पे है। तो स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, dy, क्योंकि y एक्सिस पे लिया गया ना, ये है dy। और कितना दूर है, तो x एक्सिस से y डिस्टेंस दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितनी है y, ठीक है ना। तो अगर इस स्ट्रिप के बारे में चर्चा किया जाए तो ये तो मालूम है, ये कितना है dy, ठीक है, ये कितना है dy। अभी ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमें इसकी जब तक लेंथ नहीं मिलेगी तब तक ना इसका एरिया निकाल पाएंगे और ना ही हम ये निकाल पाएंगे कि हमें इस स्ट्रिप को अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो bh³/3 लगाने की बहुत इच्छा है ना। क्या लगाना पड़ेगा, bh³/3, b ये है, h ये है। अभी ये h नहीं मालूम है, हाइट ही नहीं मालूम है इसकी। चलो मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, h है ना। हमें ही h निकालना है, पहला काम तो ये है ना। कैसे निकालेंगे, याद करिए पिछली बार क्या किया था। ये इस स्ट्रिप का सेंटर से गुजरने वाली लाइन ये लाइन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रेड वाला पॉइंट जो है ये रेड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, वही तो h है ना। ये पॉइंट x से कितना ऊपर है, तो वही तो y है। क्या क्या कोऑर्डिनेट हो गए इसके, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं b है, ये पॉइंट a था, तो इस रेड पॉइंट का नाम बोल देते हैं पॉइंट b। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट जरा बताइए तो जल्दी से, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्या होंगे भाई, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हाँ हाँ, देखिए ये पॉइंट यहां से कितना दूरी पर है, h, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई h, कॉमा ये पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है, ये y दूरी पर है, ये हो गया स्मॉल y। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b। ठीक है, चलिए, तो h कॉमा y हो गया, क्लियर है। अच्छा, ये b पॉइंट भी इसी पैराबोला पर है, इसी पैराबोला पर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर से कर लेते हैं, तो हमें उससे फायदा क्या मिलेगा, हमें h मिल जाएगा। आइए फिर से इसको किया जाए। यही पॉइंट हमारा b पॉइंट भी किस पे है, इसी पैराबोला पर है, किस पर, x इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू कैपिटल Y स्क्वायर, इसी पर तो है। वैल्यू पुट कर दें, s के प्लेस पे क्या लिखेंगे, h इक्वल टू K, और y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, y स्मॉल y, y स्क्वायर हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू वाई स्क्वायर, h की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू वाई स्क्वायर, k इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, आइए देखा जाए, हमारे पास h की वैल्यू आ गई k इंटू वाई स्क्वायर, इस h की वैल्यू आ गई k इंटू वाई स्क्वायर। अब अगर आपको आई वाई निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम स्ट्रिप का आई वाई निकालेंगे, ध्यान दिया जाए, इस तरफ आई वाई निकालने की बात होगी, इधर निकाला जाएगा आई वाई, ठीक है। अब क्योंकि फायदा उठाया, ये स्ट्रिप इससे टच कर रही है, तो पहले हम निकालेंगे आई वाई ऑफ स्ट्रिप, क्या निकालेंगे, आई वाई ऑफ स्ट्रिप, तो कितना हो जाएगा, बी एच क्यूब बाई 12, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट विल बी बी एच क्यूब बाई 3, 12 नहीं, बी एच क्यूब बाई 3, तो फॉर्मूला क्या लग गया, बी एच क्यूब बाई 3। बी कितना हो गया, बी की वैल्यू हो गई डी वाई, और एच की वैल्यू क्या हो गई, के इंटू वाई स्क्वायर, तो बी की वैल्यू हो गई डी वाई और एच की वैल्यू हो गई के इंटू वाई स्क्वायर का क्यूब, बी एच क्यूब बाई 3। बात समझ में आ गई, दिस विल बी द आई ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। क्या हो गया, k की पावर 3 इंटू वाई की पावर 6 डिवाइड बाई 3, है ना, इंटू डी वाई, ठीक है। चलिए जी, अच्छा y की लिमिट क्या होगी, ध्यान दीजिए, y की लिमिट क्या होगी, ये स्ट्रिप नीचे आएगी y की वैल्यू 0, ऊपर जाएगी y की वैल्यू a, फ्रॉम 0 टू a, फ्रॉम 0 टू a। ये बात भी लिख लिया जाए कहीं पे, यहां लिख लिया जाए कि भाई जो हमारी y होगी, इस y की लिमिट्स क्या होंगी, तो फ्रॉम 0 टू a, ठीक है, ये हमारी y की लिमिट होगी, ठीक है। चलिए, अगर हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कंप्लीट एरिया का, तो आई वाई निकालना है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंटीग्रल कर दें, जो हमने स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उसी को इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम 0 टू a, तो निकल जाएगा, दैट विल बी आई वाई इक्वल टू फ्रॉम 0 टू a, है ना, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं जल्दी हो जाए, तो ये k की पावर 3 कांस्टेंट है डिवाइड बाय 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a किसका, y की पावर 6 इंटू डी वाई। यहां से वैल्यू आ रही है k की पावर 3 डिवाइड बाई 3, y की पावर 7 अपॉन 7, ये हो गया ना, फ्रॉम 0 टू a। यहां से वैल्यू आ रही है आई वाई इक्वल टू k की पावर 3 और इंटू a की पावर 7, 7 3 जा 21, ऐसी वैल्यू आ गई। जरा k की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कहां गया, ये गया, k की वैल्यू 1 अपॉन a है,
k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1/a, तो k की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/a की पावर 3। आइए तो आई वाई इक्वल टू हो जाएगा k की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/a की पावर 3 इंटू 21 इंटू a की पावर 7, ये दिखा ना। और यहाँ से आपको दिख रहा है a की पावर 3 से ये हो जाएगा 4। फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी आई वाई इक्वल टू a की पावर 4/21। दिस इज द फाइनल आंसर अबाउट y एक्सिस। दिस इज द फाइनल आंसर अबाउट y एक्सिस। देखो भाई, क्या बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? हम लोगों ने आई वाई निकाल दिया है, इधर से आई वाई निकाल दिया है। एक बार चैट बॉक्स में बता दिया जाए। शर्मा जी, इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ जी, ओके ठीक है। तो बहुत जल्दी से फिर अपना आई एक्स भी निकल जाएगा। अच्छा, आई एक्स के साथ क्या केस है? ये स्ट्रिप इससे दूरी पर है, तो ये जो फंडामेंटल इक्वेशन हम लोग की होती है आई एक्स वाली, इसमें ये यूज करेंगे। आइए देखा जाए बहुत ध्यान से। अब निकालने चल रहे हैं आई एक्स। ठीक है, और आई एक्स के लिए जो हमारी फंडामेंटल इक्वेशन है वो क्या होती है? आई एक्स के लिए जब भी निकालना हो तो क्या करना है, छोटा सा एरिया ले लो। कौन सा एरिया? स्ट्रिप का एरिया। एरिया कितना है? ये वाला स्ट्रिप है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। हमें लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, दोनों चीजें मालूम, एरिया निकल जाएगा। ये स्ट्रिप एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है ये भी मालूम है, वाई डिस्टेंस दूरी पर है। उस डिस्टेंस के को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो वाई स्क्वायर हो गया। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो आई एक्स निकल जाएगा। ये तो करना है ना। चलिए देखा जाए बहुत ध्यान से। आई एक्स निकाल रहे हैं। पहले तो देखें डीए क्या है। डीए समझ रहे हैं क्या है ना? डीए हमारा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया है। किसका? इस स्ट्रिप का एरिया है। कितना है? डी वाई इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो इसका एरिया वही होगा ना, के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। देखिए तो एरिया हो गया के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये तो हो गया एरिया, मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर एक और है ये वाला। इसी को इंटीग्रेट कर देना है y के रिस्पेक्ट में। और y की लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 टू a, लिखा हुआ है ना, फ्रॉम 0 टू a। ये देखिए y की लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 टू a। इसको फ्रॉम 0 टू a हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया, तो आई एक्स की वैल्यू निकालना आसान हो गया। k को बाहर ले लीजिए तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, कि बाहर आ गया। ये हो गया फ्रॉम 0 टू a, और a की पावर सॉरी y की पावर 4, y की पावर 4 इंटू डी वाई, that will be ix equal to k into y की पावर 5/5। लिमिट क्या हो जाएंगी? 0 टू a। ठीक है, तो ix की वैल्यू क्या हो गई? k इंटू a की पावर 5/5। ठीक है, जबकि k की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट निकाल रखा हुआ है 1/a, तो कांस्टेंट निकाल के रखा हुआ है 1/a, तो ये हो गया 1/a इंटू ए की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है तो कोई गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ए से ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है ना। वी विल गेट फाइनल आंसर, दैट इज आई एक्स इक्वल टू ए की पावर 4/5।
a⁴/5। ये हमने फाइनली दोनों ही निकाल के रख लिए। जब देखिए भाई कुछ समस्या आई हो बताइए, है ना। यहाँ क्या आया था, यहाँ भी हम अपने पास a⁴ ही आया था ना, छुप गया थोड़ा सा, रुको जरा। हाँ, कोई दिक्कत आई किसी को? फाइनली अपने पास सब कुछ आ चुका है। आई x निकाल लिया, आई y निकाल लिया। अगर चेक करें देखिए ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, याद करिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, यूनिट। तो आपने बताया था ना कि डिस्टेंस की पावर 4, मतलब अगर कहा जाए मीटर है या मिलीमीटर है, कुछ भी है, तो मिलीमीटर की पावर 4 ऐसी यूनिट होती है। क्या ध्यान दीजिए, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ए क्या है, ए एक डिस्टेंस है ना, mm में हो, सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, मीटर में हो, तो क्या आ रहा है, ए की पावर 4, मतलब मिलीमीटर की पावर 4। यहाँ देखिए ए की पावर 4 यहाँ भी आ रहा है, मतलब मिलीमीटर की पावर 4 यहाँ भी आ रहा है। तो आपकी यूनिट के हिसाब से भी चीजें सही आ रही हैं, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही आया था, पिछले क्वेश्चन में भी जो आंसर्स आपको मिले थे, अगर उसकी यूनिट चेक किया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आपने आई वाई निकाला था, इसकी देखिए यूनिट क्या होगी, एच भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ए की यूनिट क्या हो जाएगी, mm की पावर 3, और h की डिस्टेंस, ए भी डिस्टेंस है तो mm, तो mm की पावर 3 इंटू mm की पावर 4, वहां भी आ गया। सेम ऐसे ही आप इसमें देखें, इसमें देखें, ए डिस्टेंस है, h डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की पावर 4 यहां भी आएगी। तो यूनिट के हिसाब से ये आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी बिल्कुल सही है। अब जरा एक बार फाइनली मुझे बता दें कि कोई समस्या आई हो, क्योंकि आज ये चैप्टर मैं सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये चैप्टर का लास्ट है, आज एंड हो रहा है। क्या इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज बची है जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसको अगले लेक्चर में कभी लिया जाए, और कोई क्वेश्चन आपके पास हो अगर, तो जरूर एक बार दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना, जिससे उस क्वेश्चन को लेके कभी आपके सामने आ पाए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का एंड कर रहे हैं, कल हम लोग मिलेंगे। तो कल से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैकेनिक्स में ही है, इसका नाम है ट्रस। ठीक है, बहुत सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, चाहे वो ए लेवल का हो, जेई का हो, गेट का हो, किसी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया इसके क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ मैकेनिक्स में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।